अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। 52 दिवसीय यात्रा आज संपन्न हो गई और जम्मू कश्मीर में एक अरसे के बाद विधानसभा चुनाव जो 3 चरणों में होने का आदेश जारी किया गया है, उसके पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई। आप सभी का धन्यवाद। जो 52 दिवसीय वार्षिक बाबा अमरनाथ जो संपन्न हुई और पहले दिन से ही तभी मीडिया के माध्यम से मैंने हर रोज प्रातः प्रयास किया कि आपको इस यात्रा के बारे में सारा लेखा जोखा दूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने प्रातः ही सीधे प्रसारण में इसको साथ दिया। अब 52 दिवसीय वार्षिक बाबा अमरनाथ जो प्रशासन ने कहा था और वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा के जो सर्वा है, यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें कहा था कि वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा निर्विघ्न समाप्त होगी और वही हुआ। 5,12,252 यात्रियों ने एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा की जो अपने आप में रिकॉर्ड है और सचमुच निर्विघ्न हुई। बीच में जरूर इंद्र देवता ने कभी कभी अपने यौवन ज्यादा दिखाने का प्रयास किया, बावजूद इसके प्रशासन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी विघ्न नहीं होने दिया। यात्रा पर भी आतंकवाद का साया था और आज से शुरू होने वाले 3 चरणों के जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी आतंकवाद का साया है। और आज जो पहले चरण की चुनाव की अधिसूचना 3 चरणों वाले में जारी होनी है, आतंकवादियों ने पूर्व संध्या पर भी एक नापाक साजिश करते हुए जिला उधमपुर के बसंतगढ़ में एक सीआरपी जवान को शहीद कर दिया और अब सुरक्षा बल और भी अलर्ट हुए हैं। आगे से ज्यादा कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि जहां पर उनको शहीद किया गया वहां पर मक्की की फसल लगी हुई थी, तो इससे ये भाव निकलता है कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा और बढ़ानी है, जो बहुत ही आवश्यक है। 187 बटालियन के इंस्पेक्टर कुलदीप राज, जिनके बारे में बताया गया है कुछ ही किस समय के बाद वो डीएसपी भी बनने वाले थे, मगर उनके अब घर में उसका शहीद पार्थिव शरीर जो है वो कॉफिन में जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। उधर लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच आज अधिसूचना जो जारी होगी और पहली जो अधिसूचना है इसमें 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें दक्षिण कश्मीर की और जम्मू डिवीजन का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां की, यानी कि 24 सीटों में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और इस 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये दक्षिण कश्मीर के हैं और जम्मू डिवीजन के चुनाव के 3 डिस्ट्रिक्ट है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़। और जहां तक दक्षिण कश्मीर की बात है, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगांव ये दक्षिण कश्मीर के हैं। ये भी आतंकवाद से ग्रस्त है और स्वाभाविक है कि जम्मू डिवीजन के क्षेत्र भी आतंकवाद से ग्रस्त है। आतंकवाद कहीं भी सफल न हो, इसके लिए कई उच्च स्तरीय तैयारियां की गई हैं। इधर चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी है। ये बात अलग है, धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए थे कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर में सुखद हो और इसके लिए कुछ बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ था, यानी कि राजनीतिक में बहुत फेरबदल हुआ था। जैसे अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी जो लंबे समय तक पीडीपी में रहे हैं और पीडीपी के बैकबोन माने जाते रहे हैं, उन्होंने पीडीपी का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बना ली, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और कहा जाता है कि पालने में पूत के पता से पांव से ही पता लग जाता है वो किस दिशा में जाएगा। ठीक ऐसा ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी के साथ हुआ था, पता लग गया था, पार्टी तो बनाई है इन्होंने और ये भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी। एक समय वो भी था जब पीडीपी बनी तो कहा जाता है और खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी, तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए पीडीपी का गठन हुआ। और अब कहा जाता है कि पीडीपी को शायद डंट डालने के लिए अपनी पार्टी को खड़ा किया गया और उसके बाद सज्जाद लोन जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में थे और उनकी जो पार्टी है
वो सज्जाद लोन की उनका नॉर्थ कश्मीर में अच्छा खासा प्रभुत्व है पीपल कॉन्फ्रेंस का, वो भी पार्टी माने जाते थे। और इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद भी आए, डीपीएपी की गुलाम नबी आज़ाद भी आए। अब लोकसभा के चुनाव में इनकी को कारगुजारी ऐसी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इनसे बहुत प्रसन्नचित्त रहे, ऐसा नहीं हुआ। जहां तक अब गुलाम नबी आज़ाद की बात है, उन्होंने तो कह दिया है वो वापस कांग्रेस में नहीं जाएंगे, जम्मू कश्मीर में ही अपना आधार बनाएंगे। और उनके वैसे जो कांग्रेस को छोड़कर एक से एक बड़े धुरंधर नेता, जिसमें जम्मू कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्पीकर रहे ताराचंद से लेकर और कई टॉप लीडर थे, वो सारे उनके साथ गए थे। मगर उनके काफिले से वापस बैक टू पेविलियन अपने घर वापस आ गए और उसमें कुछ रह गए हैं। तब ये बनी थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस को शामिल होंगे, मगर वो सारी जो बातें हैं वो रह गई हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने स्वयं कह दिया ऐसा नहीं है। अब भीतर सूत्रों की माने तो उसके बहुत से कारण हैं कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है कि वो जम्मू कश्मीर में ही अपनी पार्टी को रखेंगे और यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ राजनीतिक दलों के साथ वो हाथ मिलाएंगे या कईयों को समर्थन देंगे। उन्होंने ये भी माना है कि जितनी भी 90 सीटें हैं उसमें वो चुनाव पूरे नहीं लड़ेंगे, कुछ जगह पर लड़ेंगे और कुछ समर्थन देंगे। यानी कि गुलाम नबी आज़ाद एक कैंडिडेट का फेस देख के, उनका कैरेक्टर देख के उनको सपोर्ट देंगे। अब जब सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बहुत दरियादली दिखाई है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए निश्चित तौर पर कम होगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति थी और लगता है वो अपनी रणनीति में सफल हो जाएंगे। फैसला तो ईवीएम में यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं वो करेंगे, उसके लिए मतदाताओं के लिए सूची वगैरह सब तैयार हो गई है। लोकसभा में यहाँ पर 27,09,000 कैंडिडेट, आप क्षमा चाहूंगा, मतदाता थे। और अब आशा है कि 88 या 89 लाख के करीब यहाँ पर मतदाता होंगे। 11,834 मतदान केंद्रों पर 90 विधानसभा में मतदान किया जाएगा। और अब जहां तक पहले चरण का चुनाव वहां बात हुई, उसमें अब खबर ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी के बाद अब खबर ये भी है कि जमात इस्लामी भी चुनाव में तैयार है। जैसे अभी भी जेल में बंद लोकसभा बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद जो इंडिपेंडेंट लड़े थे और उन्होंने बहुत बड़े एक नेता उमर अब्दुल्ला को चुनाव में हराया था, एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की थी, उससे कुछ चीजें और नई आशाएं बनकर निकली हैं। देखते हैं आशाएं कैसे पूरी होती हैं। यहाँ पर स्वाभाविक बात है, ये बात तय है, किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि 90 जो लोग विधानसभा की सीटें हैं उसमें वो क्लियर मेजॉरिटी ले लें, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, या सबसे बड़ा जो राजनीतिक जहाज है वो है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी आशा है कि सरकार वही बनाएंगे, चाहे किसी के समर्थन के साथ बनाए। और इसीलिए वो कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ये भी बात तय है कि अगर यहाँ पर ग्राउंड लेवल तक, जमीनी सतह पर किसी की पैठ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। ये बात अलग है, पिछले लोकसभा चुनाव में ये बात भी प्रमाणित हो गई कि जम्मू कश्मीर का मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उसके फल तक कितने ही प्रमाण मिले और ये भी बताया गया, स्वयं कुछ लोकसभा जब मतदान हुआ कि क्षेत्रों में देखा वहां कांग्रेस का पोलिंग एजेंट नहीं था, बावजूद इसके उन पोलिंग स्टेशनों पर भी वोट जो है भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को मिले। ये बहुत सा बताता है कि पीपुल आर अनहैप्पी विद द बीजेपी, मगर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब देखते हैं कितना जलवा जो है वो चलता है। हालांकि इस पर कई तंज जो कसे हैं, एक तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, मगर अगर राजनीतिक तीर सबसे अच्छे जिसे लोग पसंद किए जा रहे हैं वो शब्दों के राजनीतिक तीर जो है उमर अब्दुल्ला ने फेंके हैं, वो आपने सुन लिया होगा, मैं उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। और वो माने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट पर बैठता है, हर एक की कोशिश की जा रही है। और जहां तक पहले बात राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात है, उन्होंने जो 43 सीटों का पैनल बना लिया है। हालांकि पहले जो है 7 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होना है 24 सीटों पर, तो स्वाभाविक बात है वहां सबसे पहले वो अनाउंस करेंगे। यहाँ पर सब कुछ बना के पूरी जो एक
प्रक्रिया होती है वो बहुत जानदार है। यहाँ तक बताया गया कि कई कई विधानसभा सीटों में वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, उनसे सीक्रेट बैलेट डलवाया गया आपको कौन सा कैंडिडेट होगा। और सचमुच अगर सबसे ज्यादा परेशानी होगी सीटों के बंटवारे में, सभी को होगी, पर सबसे बड़ी जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी को होगी। भारतीय जनता पार्टी किस किस को संभालेगी, उनके पास यहाँ पर ऐसे ऐसे भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया है। 40-45 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरे वो भी हैं जिन्हें बहुत सी उम्मीद थी, अपने अपने अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़कर कांग्रेस के खेमे में आए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, हालांकि कहा गया है जो पैनल बनाया गया है दिल्ली पहुंच गया है, संभवतः आज कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। उसमें ये कहा गया है जो नेता गए हैं जय किशन रेड्डी और बाकी नेता जो गए हैं कि वो जाके फैसला करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन्होंने कहा है कि पैनल जो बनाया गया 3-3 नेताओं को एक एक जगह से लिया गया है, यानी कि उसमें कई जगह पर फॉर्मर एमएलसी या फॉर्मर बीजेपी के नेता भी हैं, दूसरी तरफ से ये भी है कि उसमें बहुत से हैं। उसमें क्या, इसमें सारों में सारे समाज आएंगे। मगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही उनके लिए एक मुहावरा रखा है, एक अनार 100 बीमार। ये लगातार अभी भी भाजपा के साथ बना रहेगा, ये बात तय है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले अपना जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि जो बातें की गई हैं वो कहते हैं लिफाफा देखकर डाकिया मजबून भाप लेता है। उन्होंने जो वायदे किए हैं 200 यूनिट बिजली देंगे, गरीबों को देंगे, बहुत कुछ देंगे, ये सब बातें जो हैं ये एक घोषणा पत्र में होती है, मगर इस पर अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होता है। तभी किसी ने कहा है कि क्षेत्रीय भावनाओं के तुष्टीकरण पर केंद्रित है भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र। अब देखते हैं कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस में प्रदेश प्रधान नए आए हैं, तारिक हमीद करा, बहुत नॉलेजेबल है, कश्मीर घाटी से रहते हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं पीडीपी के सरकार के साथ, मगर अब वो एक बहुत बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर क्या उन्हें भाजपा कांग्रेस देख पाएगी तो आने वाला समय बताएगा। मगर बताया जाता है, कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। मुझे लगता है वो कांग्रेस में कहावत से ठीक हो गई कि जो कांग्रेस के पहले प्रधान थे, जो बनिहाल के थे, उनको जब हटाया गया और करा साहब को बताया गया, कल बहुत शानदार एक कार्यक्रम था कश्मीर में, वहां पर पूर्व प्रधान नहीं गए, जो संकेत हो गया। उन्होंने कहा भी, एक जगह समाचार आया है कि मेरे साथ द्वेष भावना की गई है। ये तो हाल जो है कांग्रेस का है। रही पीडीपी के बाद, पीडीपी में भी एक बार फिर से पीडीपी में इल्तिजा मुफ्ती आने से कुछ बात प्रमाणित होगी कि खानदान विरासत आगे चलती रहेगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ महबूबा मुफ्ती, उनके बाद उनकी बेटी इल्तिजा और बहुत से जो उनके संबंधी नजदीकी रिश्तेदार वो भी हैं। पर इल्तिजा मुफ्ती को बीज बिहाड़ा से करने से, बीज बिहाड़ा में जो कर्मठ नेता वीरी जी हैं, नेचुरली वो बात लग रही है कि ऑल इज नॉट वेल इन पीडीपी। और जहां तक बात अगर हम कांग्रेस के भी आपके सामने रख दी, पीडी की भी रख दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रख दी, यही पार्टियां हैं और भी कुछ पार्टियां हैं, उसके बारे आपको बताता रहूंगा। दर्शकों, आखिर में आपको एक और मैं जानकारी आज से देना शुरू दूंगा, वो ये है कि जैसे नियमित कार्यक्रम एक सुबह जितने भी अलग अलग समाचार पत्रों में समाचार होते हैं उनको खंगालूंगा और उसका विश्लेषण आपके सामने लेके आऊंगा। दिस इज एन नेचुरल, एक आम पाठक के लिए नॉट पॉसिबल कि सारी अखबारें देखे। चूंकि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते सुबह से अपनी दिनचर्या के पूरे बाद सारे अखबारों को खंगालते हैं, समझते हैं, फिर अपना अनुभव उसमें डालते हैं, ताकि आपके पास जो बात मैं सीधे प्रसारण में पहुंचूं वो आपको अच्छी लगे। और मैं तो ये भी कहूंगा, जो आपको अच्छी ना लगे जरूर अपनी टिप्पणी करिए, हमें समझाएं, क्योंकि मैं इंसान हमेशा गलती का पुतला होता है, आपको ये भी बताता चलूं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे अलग अलग नेता हैं तो जिसको अगर मैं नेताओं को लाता हूं
यही एक कारण है, मुझे कईयों ने ये सलाह भी दी थी और कईयों ने कहा था नहीं, आप जो नेता लड़ते हैं चुनाव उनको लाइए, और जो लोग वो अपनी ही डफली बजाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उसके लिए अलग अलग मंच है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बात बताऊंगा, और उसमें एक इस कार्यक्रम के बाद मैं आपके लिए आज से एक कार्यक्रम लाऊंगा, आम जनता क्या सोचती है, जो मैं आम जनता जनार्दन आपके सामने सीधे प्रसारण में लेके आऊंगा। वो किसी ना किसी क्षेत्र के माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, ताकि अपनी बात रख सके। उसका आज श्री गणेश करते हुए सबसे बड़ी बात है, इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। जब खाली हाथ जाता है, शव यात्रा उसकी होती है, उसके बाद पंच तत्व में उसे विलीन किया जाता है या सुपुर्दे आपका किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे धर्म है उसमें दफनाया जाता है, और दूसरे धर्मों में पंच तत्व विलीन शमशान घाट में उनकी अंत्येष्टि की जाती है। जम्मू में भी बहुत से शमशान घाट हैं, पहले भी समय समय पर आपको बताता रहा। आज मेरी पूरी कोशिश होगी इस प्रसारण के बाद, एक बहुत ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने धर्म के भी बहुत पालक हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी पद रखते हैं, साथ में बहुत अच्छे आरटीआई हैं। और मुझे याद है जब 1996-97 के समय से उन्हें आरटीआई किया, मुझे सौभाग्य मिला, मैंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू लिया था, वो फेमस हुआ, और आज मुझे खुशी है एक से एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। उसी संबंध में मेरा प्रयास होगा, उनको आज लाऊं और आपको उनके साथ रूबरू करवा के क्या क्या कमियां हैं, क्या हैं, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, वो बताऊंगा बहुत जल्दी। आज ही आपको इसमें मैं अवगत करवाऊंगा। फिलहाल दर्शकों, इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। नमस्कार।